हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। तो अब मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ चैनल के ऊपर वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट का जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और जो भी इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, सारी चीजें आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पार्ट्स में वीडियो आएंगे आपके एक एक करके, और जो आपकी पांचों की पांचों यूनिट है, जितना भी सिलेबस आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको यही चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे करके आपको ये सारी वीडियोस चैनल पर ही अवेलेबल मिलेंगी। जिन नोट्स में से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो पेड नोट्स हैं, उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिट वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और यूनिट वाइज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सारी चीजें आपको आंसर्स के साथ में मिलेंगी। ये इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। बाकी अगर कोई भी ब्लूप्रिंट वगैरह आएगा तो वो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं 199 रुपीज में, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, पांचों यूनिट के नोट्स। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करें, मैं वहां पे आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। इस यूनिट को सबसे पहले देखेंगे कि आपको इसके अंदर कवर क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई है। पहला है कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, डिस्टिंक्टिव फीचर एंड इनकम डिटर्मिनेशन, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टेटमेंट मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल अप्रोच, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, की फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड द रिजल्ट ऑफ चेंज कॉस्ट एंड प्रॉफिट विद चेंज इन वॉल्यूम। मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट में क्या चेंज आया वो कैलकुलेट करते हैं, और वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से प्रॉफिट में क्या चेंज आया वो कैलकुलेट करते हैं। Marginal costing is an accounting method that focus on the variable cost associated with production। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो अकाउंटिंग का एक मेथड है जो कि वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फोकस करता है। इन दिस अप्रोच ओनली वेरिएबल कॉस्ट लाइक मटेरियल एंड लेबर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन आर कंसिडर्ड इन प्रोडक्ट कॉस्टिंग। इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो होती है आपकी मटेरियल की, लेबर की, जो भी प्रोडक्शन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट होती है उसे कंसिडर करा जाता है। While fixed cost like rent and salary are treated as period cost and charged in full against the income of the period। वहीं जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसे हम पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं और फुल चार्ज कर देते हैं इनकम के अगेंस्ट। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की हम एक स्पेसिफिक यूनिट्स बना रहे हैं, उन यूनिट से एक ज्यादा यूनिट बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी, वो कॉस्ट कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो आपकी फिक्स रहती है, चाहे आप 100 यूनिट बनाएं, चाहे 101 बनाएं, चाहे 110 बनाएं, 120 बनाएं, कितनी भी बनाएं। लेकिन जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो चेंज होती है यूनिट के हिसाब से। तो वही चीज है, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी वो वेरिएबल कॉस्ट है कि आपको एक, वो कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। It help business understand how production level affect total cost and is crucial for pricing decision। ये बिजनेस को समझने में मदद करता है कि जो प्रोडक्शन का लेवल है वो किस तरीके से टोटल कॉस्ट को अफेक्ट करता है, जिससे वो प्राइसिंग डिसीजन सही से ले पाते हैं, बजटिंग सही से कर पाते हैं, एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा पाते हैं। Marginal cost is calculated by taking the change in total cost when the quantity produced increased by 1 unit। मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है एक यूनिट को का प्रोडक्शन ज्यादा करने से, वो कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट।
अब मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, तो हम सेल्स लेते हैं, सेल्स में से जो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसे लेस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है। उस कंट्रीब्यूशन में से हम सारी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की मार्जिनल कॉस्टिंग के फीचर क्या क्या हैं। पहला है मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ वर्किंग ऑफ कॉस्टिंग विच यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर मेथड ऑफ कॉस्टिंग, प्रोसेस और जॉब कॉस्टिंग। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है एक वर्किंग होती है किसके लिए, जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग करते हैं उसमें आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कीप्ड सेपरेट इन एवरी स्टेज, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आल्सो सेपरेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इसके अंदर जो आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट रहती है वो अलग अलग रहती है और अगर कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसे भी सेपरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एज फिक्स्ड कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोडक्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमारी पीरियड कॉस्ट होती है तो उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से एक्सक्लूड करते हैं, सिर्फ उसके अंदर हम वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड करते हैं। एज फिक्स्ड कॉस्ट is a period cost, they are charged to profit and loss account during the period in which they incurred। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो पीरियड कॉस्ट होती है तो उसे हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज करते हैं। दे आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर इनकम, उसे हम नेक्स्ट ईयर की इनकम में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। मार्जिनल इनकम और मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इज नोन एज इनकम और प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो इनकम होती है या कंट्रीब्यूशन होता है उसे ही हम मार्जिनल प्रॉफिट कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज द नेक्स्ट नेट प्रॉफिट और लॉस। और जो कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से नहीं चलती है, उसके वो कांस्टेंट ही रहती है। सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द सेम, और सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हमेशा सेम रहता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग के। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, तो द स्टेटमेंट प्रोपाउंडेड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कैन बी इजीली फॉलोड एज इट ब्रेक अप द कॉस्ट एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड। जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वो बहुत ही सिंपल होती है क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें, इन सब चीजों का ब्रेकअप दिया होता है, वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट का एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक वैल्यूएशन, तो स्टॉक वैल्यूएशन कैन बी इजीली डन एंड अंडरस्टूड एज इट इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। स्टॉक वैल्यूएशन बड़ी आसानी से किया जा सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट है मीनिंगफुल रिपोर्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग सर्व एज अ गुड बेसिस फॉर रिपोर्टिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग एक अच्छा तरीका होता है। द प्रॉफिट आर एनालाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल रेदर देन प्रोडक्शन। इसके अंदर हम प्रॉफिट को किसके बेसिस पर एनालाइज करते हैं, सेल्स के बेसिस पर, ना कि प्रोडक्शन के बेसिस पर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फिक्स्ड कॉस्ट, द फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमारी कैसी होती है, पीरियड कॉस्ट होती है और उसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। दस दे हैव प्रैक्टिकली नो इफेक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, तो इसका डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट प्लानिंग, द cost volume profit relationship is perfectly analyzed to reveal efficiency of product process and department। इसके अंदर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट की जो रिलेशनशिप होती है उसे हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, जिससे क्या होता है प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, प्रोसेस की एफिशिएंसी और डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी के बारे में पता चल पाता है। ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर इसके अंदर हम दो चीजें एनालाइज करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये दोनों प्रॉफिट प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट एज द कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से हम एक फ्लेक्सिबल बजट बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाते हैं। द एम्फेसिस इज लेड ऑन वेरिएबल कॉस्ट फॉर कंट्रोल, तो इससे क्या हो पाता है वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करने के ऊपर हम फोकस भी कर पाते हैं। द कांस्टेंट फोकस इज ऑन कॉस्ट एंड वॉल्यूम एंड देयर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट पेव द वे फॉर कॉस्ट रिडक्शन। तो जो कॉस्ट और वॉल्यूम है वो कांस्टेंट फोकस रहता है उसके ऊपर, जिससे क्या होता है जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाया जाता है और कॉस्ट को रिड्यूस करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग पॉलिसी, तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज इमेंसली हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस अंडर डिफरेंट सिचुएशन लाइक रिसेशन, डिप्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट।
मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में, क्योंकि इसके अंदर सारी तरीके की जो सिचुएशन होती है, रिसेशन की, डिप्रेशन की, इंट्रोडक्शन की, जो भी हो वो सारी इंक्लूड करी जाती हैं। करेक्ट प्राइसिंग कैन बी डेवलप्ड अंडर मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड देयरइन। कॉस्ट की इंफॉर्मेशन की मदद से अच्छी मार्जिनल कॉस्ट की टेक्निक भी प्रिपेयर करी जाती है जिससे कॉस्ट को कंट्रोल करा जाए। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। मार्जिनल कॉस्टिंग इज हेल्पफुल टू मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग डिसीजन रिगार्डिंग मेक और बाय। मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होती है कि उन्हें खरीदना है या नहीं खरीदना, एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना, की फैक्टर्स के बारे में, न्यूमरस अदर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और बिजनेस के काफी सारे ऑपरेशंस के बारे में उन्हें डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की मार्जिनल कॉस्टिंग की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड करना ही सबसे ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है। मोर ओवर क्लियर कॉस्ट डिवीजन ऑफ सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी एक्यूरेट। और जो सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका जो डिवीजन करा जाता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, उसके अंदर काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट है नॉट suitable फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सिंस फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट, फुल कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल टू आउटसाइडर टू जज द एफिशिएंसी। क्योंकि हम इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये पूरी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जिसकी वजह से ये आउटसाइडर्स के लिए इररिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मार्जिनल कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग इन शॉर्ट टर्म। जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है वो कब सुटेबल होती है, शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेने के लिए सुटेबल होती है। इट एज्यूम दैट कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ये एज्यूम करता है कि कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में क्लासिफाई कर रखा है। इन दी लॉन्ग टर्म ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। और लॉन्ग टर्म के अंदर सारी कॉस्ट को ये क्या मान लेता है, वेरिएबल कॉस्ट ये मान लेता है। Therefore, it is ignored time element and not suitable for long term decision। इस वजह से ये टाइम एलिमेंट लैक करता है और लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड एंड आउटपुट एज वेल एज स्टॉक आर अंडर वैल्यूड। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट होता है सिर्फ उसे कंसीडर करा जाता है, जिसकी वजह से जो आउटपुट होता है और स्टॉक होता है वो अंडर वैल्यूड रहता है एंड प्रॉफिट इज डिसॉर्टेड। व्हेन देयर इज लॉस ऑफ स्टॉक द इंश्योरेंस कवर विल नॉट बी मीट द टोटल कॉस्ट। और अगर इसमें स्टॉक का कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कवर पूरी कॉस्ट को कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमेशन। तो इन दीज डेज ऑफ ऑटोमेशन एंड टेक्निकल एडवांसमेंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट आर मेड इन हेवी मशीनरी विच रिजल्ट इन हेवी अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इग्नोरिंग फिक्स्ड कॉस्ट इन कंटेक्स्ट फॉर डिसीजन मेकिंग इज इरेशनल। ऑटोमेशन की वजह से, टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से बिजनेसेस को फिक्स्ड को मशीनरी के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड करता ही नहीं है, जिस वजह से ये इररिलेवेंट हो जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एस्पेक्ट इज इग्नोर्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग लेस टू मच एम्फेसिस ऑन सेलिंग फंक्शन एंड एज सच प्रोडक्शन एस्पेक्ट हैज बीन कंसीडर्ड टू बी लेस सिग्निफिकेंट। जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है वो काफी ज्यादा फोकस किसके ऊपर करता है, सेल्स के ऊपर फोकस करता है, सेलिंग यूनिट के ऊपर फोकस करता है, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं रहते और इग्नोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस इन कंट्रास्ट टाइप एंड जॉब ऑर्डर टाइप ऑफ बिजनेसेस। full cost of job or contract is to be charged, therefore it is difficult to apply marginal costing in all these type of businesses। जो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेसेस होते हैं या जॉब ऑर्डर के बिजनेस जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर जो फुल कॉस्ट होती है जॉब के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो चार्ज करी जाती है, जिसके अंदर आप वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में ये उन बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है मिसलीडिंग पिक्चर। तो ईच प्रोडक्ट इज शोन एज वेरिएबल कॉस्ट अलोन दस गिविंग अ मिसलीडिंग पिक्चर अबाउट इट कॉस्ट। सारे प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट पर शो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एक मिसलीडिंग पिक्चर क्रिएट होती है कॉस्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चार्ज ऑल दी कॉस्ट बोथ दी फिक्स्ड एंड वेरिएबल फिक्स्ड टू दी प्रोडक्ट जॉब प्रोसेस एंड ऑपरेशन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, आपकी दोनों तरीके की कॉस्ट चार्ज करी जाती है, चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट हो।
प्रोडक्ट, जॉब, प्रोसेस और ऑपरेशन पर दोनों तरीके की कॉस्ट चार्ज करी जाती है। एब्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक मेथड ऑफ कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन जो है वो कॉस्टिंग का स्पेसिफिक मेथड नहीं है। इट इज कॉमन नेम फॉर ऑल मेथड वेयर टोटल कॉस्ट इज चार्ज टू आउटपुट। ये एक कॉमन मेथड का नाम है, जो भी मेथड के अंदर आपकी टोटल कॉस्ट चार्ज करी जाती है आउटपुट की, उसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का नाम दे देते हैं। Absorption costing is defined by ICMA England as a practice of charging all cost, both fixed and variable, to operation, process or product. ऑपरेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट के ऊपर दोनों तरीके की कॉस्ट को चार्ज करना, वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, उस चीज को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहा जाता है। ये छोटा सा डिफरेंस दिया आपको दोनों के बीच में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट टेक्निक इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट। ऑपरेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट पर टोटल कॉस्ट चार्ज करी जाती है, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स। फिर है इट वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट विच इंक्लूड फिक्स्ड एंड कॉस्ट ऑल्सो। ये स्टॉक को उस वैल्यू पर वैल्यूड करता है जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है इट इज गाइडेड बाय प्रॉफिट विच इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर टोटल कॉस्ट इन सॉल्विंग मैनेजरल प्रॉब्लम। इसके अंदर जो प्रॉफिट निकलता है वो कैसे निकलता है? सेल्स के ऊपर टोटल कॉस्ट जितनी हैगी वो सारा आपका प्रॉफिट हो जाता है। Next, in total cost technique, there is a problem of apportionment of fixed cost which may result in under or over recovery of expense. टोटल कॉस्ट टेक्निक के अंदर क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट को अपोर्शन करने की एक प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं कभी वो अंडर रिकवर हो जाते हैं, एक्सपेंसेस कभी ओवर रिकवर हो जाते हैं। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग चार्जेस ओनली वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोडक्ट प्रोसेस एंड एक्सक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। इट वैल्यू स्टॉक एट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो कॉस्ट स्टॉक वैल्यू होता है वो वेरिएबल कॉस्ट पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है इट फोकस ऑन अटेंशन ऑन कंट्रीब्यूशन विच इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। ये किस चीज के ऊपर फोकस करता है? कंट्रीब्यूशन पर फोकस करता है। इट एक्सक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट, देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आर्बिट्री अपॉर्शनमेंट। ये फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड ही नहीं करता है। ये आपको एग्जांपल दिया है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक। ठीक है। यहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, जो इनके बारे में बेसिक डिस्कशन थी, इनकी एक तरीके से ओवरव्यू था, इनका कंसेप्ट था। अब आता है आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं CVP एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग टूल दैट हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ये एक तरीके का एनालिसिस मॉडलिंग टूल है जो कि बिजनेस की कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस आल्सो टर्म एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस होता है उसे ही हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ CVP एनालिसिस। इट इंडिकेट द लेवल ऑफ सेल्स एट विच रेवेन्यू इक्वल कॉस्ट। ये एनालिसिस हमें क्या बताता है? वो लेवल बताता है जहां पर जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो हमारी सेल्स रेवेन्यू के बराबर होती है। दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, इट इज इंपॉर्टेंट टू डू एन एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। क्या बोला है? कॉस्ट के, वॉल्यूम के, प्रॉफिट के बीच में कोरिलेशन को समझने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को समझना होगा। मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मूला, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, की फैक्टर एंड सेल्स मिक्स। इतनी चीजों को हमें समझना है। मार्जिन कॉस्ट फॉर्मूला एंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस। ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, इस तरीके से आप हमारी ये मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करी जाती है। इसके अलावा इस फॉर्मूले से हम काफी सारे फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। सेल्स का फॉर्मूला हो जाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और लॉस के। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होती है आपकी कंट्रीब्यूशन के, और कंट्रीब्यूशन का और क्या फॉर्मूला हो जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है। ये इसी फॉर्मूले को क्या करा गया है? एक फॉर्मूले, ये पहला वाला है, इसको आपको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द अमाउंट ईच यूनिट सोल्ड कंट्रीब्यूट टू कवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड जनरेटिंग प्रॉफिट। ये कंट्रीब्यूशन की बोली है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए और आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए, वो चीज कहलाती है आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
या फिर और कैसे निकाल सकते हैं आप, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है। फिक्स्ड कॉस्ट में से आप लॉस माइनस कर दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पीवी रेशियो ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज अ की फाइनेंशियल मेट्रिक यूज्ड इन सीपीवी एनालिसिस. It indicate relationship between profit and sales volume, help assess the profitability of economies operation. पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो पीवी रेशियो निकल के आता है। बाकी आपको यही उसी के फॉर्मूले बता रखे हैं अलग अलग तरीके से और कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल टूल दैट हेल्प बिजनेस डिटरमाइन पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो और कोई भी प्रॉफिट या लॉस ना हो। दिस एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ सेल्स वॉल्यूम अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड वाइडली यूज्ड बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको यूनिट्स में कैलकुलेट करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपको रुपीज में निकालना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यही आपको ब्रेक इवन एनालिसिस को चार्ट की फॉर्म में दिखा रखा है। इट इलस्ट्रेट द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट। तो देखिए ये आपका ग्राफ बना है, ये आपका टोटल कॉस्ट है, ये आपका टोटल रेवेन्यू है। ये पॉइंट जहां पर ये टकरा रहे हैं ये कहलाता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ये इसी की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें बताया गया है। वर्टिकल एक्सिस पर जो कि आपकी वाई एक्सिस है उस पर आपकी कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू दिखाया गया है। जो आपका प्रोडक्शन और आउटपुट है वो आपका एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है। अब फिक्स्ड कॉस्ट लाइन इज रिप्रेजेंटेड, जो स्ट्रेट लाइन गई है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। द सेल्स लाइन ग्राफ स्टार्टेड फ्रॉम जीरो लेवल एंड इंडिकेट रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल। जीरो से जो लाइन स्टार्ट हुई है वो आपका रेवेन्यू जनरेट कितना कितना हो रहा है वो दिखा रही है। ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर है, जहां पर टोटल कॉस्ट की लाइन आपकी सेल्स लाइन से इंटरसेक्ट कर जाती है, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस की आपकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग, तो असिस्ट इन बजटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग बाय अंडरस्टैंडिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस की मदद से आप फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को समझ पाते हैं, जिससे क्या हो पाता है आपकी बजटिंग और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हेल्प होती है। फिर रिस्क असेसमेंट, तो हेल्प इन इवैल्यूएटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। ये बताता है कि न्यू प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से आप उसे इवैल्यूएट कर पाते हैं। फिर है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, तो इन्फॉर्म प्राइसिंग डिसीजन बाय आइडेंटिफाइंग हाउ चेंज इन प्राइस अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट। की प्राइस में चेंज आने की वजह से ब्रेक इवन पॉइंट में क्या चेंज आएगा, इसकी मदद से आप एक इन्फॉर्म्ड प्राइसिंग डिसीजन ले पाते हैं कि प्राइस को चेंज करना है या नहीं करना। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो यूज टू इवैल्यूएट हाउ एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर विद प्लान परफॉर्मेंस। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। लिमिटेशंस में है एज्यूम लीनियरिटी, तो ब्रेक इवन एनालिसिस अस्यूम दैट कॉस्ट रेवेन्यू एंड रेवेन्यू आर लीनियर व्हिच मे नॉट ऑलवेज होल्ड। ये क्या बोलता है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस में कि जो कॉस्ट और आपका रेवेन्यू है वो लीनियर होता है, हमेशा ये होल्ड नहीं होता है। डज नॉट कंसीडर मार्केट डायनेमिक, मार्केट में अगर कोई भी चेंज आता है तो ब्रेक इवन एनालिसिस उसे कंसीडर नहीं करता है। शॉर्ट टर्म फोकस होता है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या होता है, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और बजटेड सेल ओवर ब्रेक इवन सेल्स इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जो भी आपकी सेल होती है वो क्या कहलाती है, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। इट इंडिकेट्स सेल अबव द ब्रेक इवन पॉइंट सेल विल जनरेट प्रॉफिट एंड सेल्स लेस देन दिस पॉइंट विल द रीजन ऑफ लॉस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर आपको यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो टोटल सेल में से आप ब्रेक इवन सेल्स की यूनिट को माइनस कर दें और उसे प्रॉफिट से डिवाइड कर दें तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आता है। या फिर आप टोटल सेल्स वैल्यू में से ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू को माइनस कर दें, उसके बाद आप डिवाइड में क्या रखें, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो रखें तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आता है। या फिर आप प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन कर दे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आता है। या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आता है। ये आपको परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला दे रखा है इसी का, ठीक है। और ये आपको इसका ग्राफ बना के दे रखा है। ये जो होता है ये वाला पोर्शन वही ब्रेक इवन वाला ग्राफ है, बस इसमें जो ये वाला पोर्शन है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी आपकी सेल होती है वो सारा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है, ठीक है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स लाइन और वेयर द टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स लाइन के बीच में जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो एंगल है ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। की फैक्टर्स क्या होते हैं? की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर इज द फैक्टर विच इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन बट एक्सेसिबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं वो कहलाते हैं की फैक्टर। तो सो द मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन आफ्टर कंसीडरिंग द लिमिटिंग फैक्टर। तो मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो इन की फैक्टर को कंसीडर करने के बाद लेने होते हैं। ये आपको एग्जांपल दिया है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। ये सर आपका इम्पोर्टेंट जो भी आपके फैक्टर्स थे जिन चीजों को आपको समझना था वो सारा कंसेप्ट ओवर हो गया है। लास्ट कंसेप्ट जो बचा है वो बचा है आपका कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट का। द कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच टू डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन सेम टोटल कॉस्ट। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो लेवल ऑफ एक्टिविटी जहां पर दो अलग अलग जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें एक वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, वो दोनों की कॉस्ट सेम निकल के आ जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं cost indifference point. This concept is important in decision making, particularly in scenario like choosing between different production method और pricing strategy। ये कहाँ पर important होता है ये concept? जहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्शन के मेथड हो और आपको कोई एक चूज करना हो या फिर अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हो, आपको कोई एक चूज करनी हो, उस टाइम पर ये कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट काम आता है। इट इज अल्टरनेटिवली रेफर टू द कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। इसे हम और क्या कह सकते हैं? कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं। ये देखिए ये आपको ग्राफ दे रखा है। ऑप्शन ए से आपका ये प्रॉफिट आ रहा है, ऑप्शन बी से आपका ये प्रॉफिट आ रहा है। वो पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहलाता है आपका इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट इन यूनिट कैसे निकलता है? तो डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट इन रुपीस कैसे निकलता है? तो डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन पीवी रेशियो अपॉन या फिर डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन वेरिएबल टू सेल्स रेशियो। ठीक है। ये आपको एग्जांपल दे रखा है इसी का, साथ में सॉल्यूशन है। ये सारी चीजें हम करेंगे प्रैक्टिकल वीडियो वाले पार्ट के अंदर कवर। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो के साथ आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था सारी चीजें मैंने आपको वीडियो के अंदर कवर करवा दी है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।